हेलो दोस्तों, स्वागत आपका डे 26 में। ठीक है, हम 30 डे की इंपॉर्टेंट नोट सीरीज में पॉइंट नंबर 616 पे हैं, तो अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जो IS 399 होता है वो क्या करता है, वो टिम्बर के क्लासिफिकेशन को बताता है। ठीक है, IS 401 क्या बताता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर बताता है, और IS 1141 क्या बताता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर बताता है। इसी के साथ IS 3025 जो होता है वो क्या होता है, वाटर सैम्पलिंग को बताता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चारों पॉइंट। फिर बात करें कि इम्प्रैक्ट टिम्बर क्या होता है। कई बार एग्जाम में आता है कि इम्प्रैक्ट टिम्बर क्या होता है। तो जो टिम्बर पार्टली और फुली कवर्ड इन रेजिन हो, ठीक है, क्या होता है, टिम्बर की वेरियस लेयर को क्या करते हैं, विनियर्स में कन्वर्ट करके उसको पार्टली और फुली कवर्ड इन रेजिन करते हैं। और वो रेजिन कौन सा मोस्टली होता है, वो फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, उसमें डिप करके दोनों को स्टिक करते हैं तो क्या बनता है, इम्प्रैक्ट टिम्बर बनता है। ठीक है, और मार्केट में किस नाम से बिकता है, ये सनमाइका या फिर फॉर्मिका के नाम से ये ट्रेड होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखिए इसमें लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, लो एक्सपेंशन होता है। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाई मॉइस्चर और वेदर, एसिड से जल्दी अफेक्ट नहीं होता, और इसमें क्या होता है, ग्लेजिंग अपीयरेंस भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे इम्प्रैक्ट टिम्बर होता है उसी तरह से कंप्रैक्ट टिम्बर भी होता है। तो कंप्रैक्ट टिम्बर और इम्प्रैक्ट टिम्बर में बस फ़र्क इतना है कि जब रेजिन में डिप करते हैं तो उसके बाद जो उसको ट्रीट करते हैं, तो कंप्रैक्ट टिम्बर में उसको हीट और प्रेशर के अंडर में ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंप्रैक्ट टिम्बर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है जो कि टाइप ऑफ रेल जो कौन कौन सी होती है, तो हमें पता सबसे पहले डबल हेडेड रेल्स आई थी, है ना, बिल्कुल, कि दोनों तरफ से इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन काफ़ी जल्दी वियर आउट होने लगी इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। फिर बुल हेडेड रेल्स आई थी जिसमें बल्क ऑफ द मास क्या था, ऊपर में था, फिर नीचे हल्का सा शेप था। ठीक है, फिर इसको भी डिस्कार्ड किया गया, और करंट में जो यूज़ होती हैं वो विग्नोल्स रेल यूज़ होती हैं, जो फ्लैट फुटेड रेल्स होती हैं, जो आप देखते हैं जो इंडिया में मोस्टली 90% जगह यही इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ऐसे आता है, बिल्कुल फ्लैट फुटेड रेल आता है, इसी को क्या बोलते हैं, विग्नोल्स रेल बोलते हैं। उसकी बेनिफिट क्या होता है, देखिए इसको सेटअप करने के लिए चेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसकी स्टेफनेस काफ़ी हाई होती है और इसमें किंग्स कम आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एम्बर टाइम का एक फॉर्मूला है जो आप ध्यान रख सकते हैं कि SSD प्लस विड्थ ऑफ द रोड प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल निकाल लेंगे तो क्या करेगा, एम्बर टाइम हमें बता देगा कितना रिक्वायर्ड एम्बर टाइम है। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि साइज ऑफ हैंगर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखिए हैंगर में क्या होता है, हैंगर में सर्विसिंग की जाती है, वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं, तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, विंग स्पैन पे डिपेंड करेगा, और हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हैंगर किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ, वेड्थ और हाइट पे। ठीक है, फिर जो अगली चीज़ है कि रेलवे के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे देखिए जो शॉवल होता है, शॉवल से क्या करते हैं, बैलास्ट को हैंडल करते हैं ना, बैलास्ट को उसमें फिल करते हैं, निकालते हैं। क्रो बार से क्या करते हैं, जो जो ट्रैक का अलाइनमेंट होता है उससे सही करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, क्रो बार का इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, फिर रेल टॉन्क्स का क्या यूज़ होता है, रेल को लिफ्ट करने के लिए, है ना, रेल टॉन्क्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्लॉ बार की बात की जाए तो डॉग स्पाइक्स निकालने के लिए किस बार का इस्तेमाल करते हैं, क्लॉ बार का। ठीक है, तो क्रो बार और क्लॉ बार ध्यान रखिएगा कि क्रो बार जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रैक अलाइनमेंट सही करने के लिए, और जो क्लॉ बार होता है किसके लिए, डॉग स्पाइस निकालने के लिए। ठीक है, फिर बात करें जो कट ऑफ इन अर्थन डैम होता है क्या क्या कम कर सकता है, वो लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकता है और अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है। फिर इंग्लिश फार्मूला में पता है सेंट्रल इंडिया के लिए वैलिड होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, 124A अपॉन अंडर रूट में A प्लस 10.4। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या होती है, 123A होती है। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है कि रिवर्बरेशन टाइम जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए रिवर्बरेशन टाइम का मतलब यही कि जो साउंड की जो वैल्यू 60 डेसिबल से जो कम हो जाए, जो समय लगे, उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन टाइम होता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RT60 से रिप्रेजेंट करते हैं। RT60 का मतलब क्या है कि जितना समय वॉइस ने लिया है या साउंड ने लिया है 60 डेसिबल से रिड्यूस करने के लिए अपनी इंटेंसिटी को, उसी को क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन टाइम बोलेंगे। ठीक है, और ये किसका फंक्शन होगा, ये शेप एंड साइज ऑफ द स्पेस, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्पेस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लॉन्ग रिवर्बरेशन टाइम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एको प्रोड्यूस होगा, है ना। तो डिज़ायरेबल रिवर्बरेशन टाइम कितना होता है, 0.5 से 1.5 सेकंड रिवर्बरेशन टाइम डिज़ायरेबल होता है, कि अगर ऐसा है तो उसका गुड एकॉस्टिक माना जाएगा, मतलब वहाँ पे एको जल्दी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर रैंक एंड ग्रॉस फार्मूला में जो एक्स स्ट्रिप पे लोडिंग और वाई स्ट्रिप पे लोडिंग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पता है W इंटू आर की पावर 4 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4, और y के लिए क्या कर देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, आर क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है,
फिर क्या है कि मेथड ऑफ सेल प्योरिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है डाइल्यूशन और डिस्पर्सन से हो सकता है। सनलाइट जितनी ज़्यादा रहेगी उतना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सेडिमेंटेशन एटसेट्रा, सब क्या है, ये सब सेल प्योरिफिकेशन में प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर बात करें कि जो एंकरिंग मेथड्स होते हैं ना, जो प्री पोस्ट टेंशनिंग करते हैं, तो उसमें जो एंकर्स लगाते हैं ना, मतलब कौन सा वेज लगाएंगे, कैसी प्लेट लगाएंगे, कैसा बोल्ड लगाएंगे, उसकी बात करें तो अगर फ्रेजिनेट, हमें पता है फ्रेजिनेट में क्या होता है, मल्टीपल वायर्स एक साथ वो करते हैं, टेंशनिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोनिकल सेपरेटेड वेज लगाते हैं, ठीक है। ये सॉलिड वेज होते हैं, ध्यान रहे, बिल्कुल कोनिकल होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं। फिर जिफॉर्ड यूडॉल में क्या करते हैं, बिल्कुल सर्कुलर शेप में लगाते हैं, ठीक है, और मल्टीपल वायर्स इसमें भी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, स्प्लिट वेज लगाते हैं, ठीक है। ऐसे वेज होता है वो स्प्लिटेड होता है, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे जिफॉर्ड यूडॉल में। ली मैकॉल में सिंगल वायर्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नट्स को टेंशनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ नट्स इस्तेमाल करते हैं। फिर मैग्नल ब्लैटन की बात करें तो बिल्कुल प्लेन स्ट्रिप पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट स्टील प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेजिनेट में कोनिकल सेपरेटेड वेज होता है, जिफॉर्ड यूडॉल में स्प्लिट कोन वेज होता है, ली मैकॉल में नट यूज़ करते हैं, मैग्नल ब्लैटन में फ्लैट स्टील प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बात करें कि जो मिनिमम थिकनेस होती है एज ऑफ द फुटिंग, वो क्या क्या हो सकती है, तो अगर फुटिंग सॉइल पे है तो 150 mm होनी चाहिए मिनिमम, और अगर पाइल पे है तो कितनी होनी चाहिए, 300 mm होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो सीक्वेंस होता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, अगर पॉल्यूशन हो रहा है रिवर में तो क्या होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा, जोन ऑफ डिग्रेडेशन पहले वहाँ पे आएगा, डिग्रेड करेगा, ठीक है, फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन आ जाएगा, फिर जोन ऑफ रिकवरी आ जाएगा, फिर जोन ऑफ क्लियर वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता रहता है, स्टेप सीक्वेंस ही पूछ लेता है। फिर बात करें जो कॉलिमेशन मेथड और जो राइज एंड फॉल मेथड है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो कॉलिमेशन मेथड वो क्या करता है, इंटरमीडिएट जो स्टेशन होते हैं उस पर कोई चेक प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जो राइज एंड फॉल मेथड है वो किस पे, तीनों पे चेक देता है, बैक साइड पे भी, फोर साइड पे और इंटरमीडिएट साइड पे भी, ठीक है। कॉलिमेशन मेथड को प्रोफाइल लेबलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो राइज एंड फॉल मेथड है उसको डिफरेंशियल लेबलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली आप वैल्यू याद करिए कि अगर कोई फिक्स्ड एंड बीम है, अगर उसके किसी भी बीच में कहीं पे भी, मतलब एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड डब्लू लगा है, और जो इसकी लेंथ है वो स्पैन लेंथ है मान लीजिए एल, तो जो यहाँ पे एक मूवमेंट भी लगा है डब्लू इंटू एल का, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो एक्स डिस्टेंस कितनी होगी किसी भी एंड से, ताकि वो जो मूवमेंट है एक फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन अंडर रूट में 2+1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस एक्स सच दैट मूवमेंट एट वन एंड इज 0, ठीक है। तो वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि एल अपॉन रूट 2+1, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जो अगली चीज़ आती है कि जो स्टेबलाइजेशन मेथड फॉर कैल्शियम क्लेज, देखिए ये ध्यान रहे, इसके पहले मैंने आपको बता रखा है फिजिकल स्टेबलाइजेशन, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन और केमिकल स्टेबलाइजेशन बताया था, उसमें आप ध्यान रखिएगा जो कैल्शियम क्लेज होती है उसके लिए कौन सा स्टेबलाइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए सीमेंट स्टेबलाइजेशन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के, ठीक है। फिर जल्दी अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।